हेलो एवरीवन। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। 2 बुक्स हैं हमारी। पहली बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। 10 चैप्टर हैं करीब इसमें, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट और फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करें चैप्टर 1 से, कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। सी, पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है क्यों? अब भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत से पहले हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब देखो, बहुत सारे सवाल आएंगे जिसके हमें जवाब साथ साथ में ढूंढने हैं। क्या सवाल है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, रोल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से सारी की सारी चीजें। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक बुक के बराबर है, कुछ के लिए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बराबर है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनते गए और उन्होंने उसकी सीरीज बना दी। और हमारे यहाँ क्या है, एक पूरी कंप्लीट फुल फ्लेज बुक है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बहुत सारे काम होते हैं। पहला काम क्या है इसका कि आप ये देखिए, ये अलाउ करेगा कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस? अब अगर हम बात करें तो हम जो हैं, हम किस में रहते हैं? वी लिव इन अ सोसाइटी दैट इज वेरी मच डाइवर्स। सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है और यहाँ पे बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। ठीक, किस किस टाइप के लोग हैं? कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ के तो कोई रिलीजन ही नहीं है। अब हम देखें कि कुछ के रिलीजन नहीं है, यानी कि कुछ कोई रिलीजन मानते नहीं है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क है, कोई आपका जादू टोने करने वाले हैं, कोई रिच हैं, कोई पुअर है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है। तो इन ग्रुप के अंदर आप ये देखिए, सिमिलैरिटी बहुत कम होती है। तो ये ग्रुप्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, पता चले कल को ओल्ड एज पीपल ने ही पूरे कंट्री पे रूल कर लिया कि ओल्ड एज का ही राज चलेगा, यंग लोगों को हटाओ, निकालो यहाँ से, वो स्लेव्स हैं। या फिर पता चला यंग लोगों ने ही ऐसा कुछ कर दिया। तो ये विद्रोह ना हो या किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को सेफ्टी या सिक्योरिटी से समझौता ना करना पड़े, इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लॉ के साथ जोड़ देते हैं, उसको हम लॉ से, कानून से अबाइड कर देते हैं, ताकि कोई इसको उसका उल्लंघन ना कर सके। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो वहाँ पर क्या है, इस ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है और हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं। भाई, कल को आपको जी मेरा प्रोफेशन बहुत बेस्ट है, टीचिंग प्रोफेशन इज़ बेस्ट, ठीक है जी, हमने मान लिया। तो इसका ये मतलब नहीं आप सारे प्रोफेशंस को तबाह कर दो। आपने कहा जी नहीं, डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत खराब, ना ना ना, छी छी छी। अब भैया, कल को मान लो डॉक्टर ही ना मिले आपको, तो आप कहाँ से इलाज कराओगे अपना? कल को आप कह दो कि नहीं भाई, जो लेबर्स कम्युनिटी है वो तो बेकार लोग हैं, तो कल को लेबर से विद्रोह कर दें तो भैया आप बनवा लो घर, आप बनवा लो काम। फार्मर्स कल को विद्रोह कर दें तो हम सब एक दूसरे पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड हैं। सो एक मेंबर ऑफ सोसाइटी दूसरे मेंबर ऑफ सोसाइटी से डिपेंड है। अब इन सब को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है। इन ग्रुप्स को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरीके से जो पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का डिराइव होता है वो क्या कहता है? अब देखिए, जो ब्लैक वाली आपकी लाइन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ साथ आपको लर्न करते चलनी है। कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स that allow for minimal coordination among members of society। पहला फंक्शन क्या कहता है कि एक बेसिक रूल्स होने चाहिए सबके लिए, ताकि एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन रहे, एक दूसरे के साथ हम रह सके एक सोसाइटी के अंदर। ऐसा ना हो कि एक जना दूसरे जने पे रूल करने लग गया। भाई सब कल को पता चले कि सारे गोरे लोग कहने लग गए इंडिया के कि जी हम तो काले लोगों पे रूल करेंगे। अब भैया,
ऐसे के पिताजी का राज चल रहा है तुम्हारे? तो ऐसा कुछ ना हो, कोऑर्डिनेशन में ही लोग रहें, तो इसीलिए ज़रूरी है। ये एक्टिविटी है, इसे आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, जिस हिसाब से एक स्टेट जो है वो बनना चाहिए, एक स्टेट गवर्न होना चाहिए, एक स्टेट वर्क करना चाहिए। सो अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो भाई फंडामेंटल रूल्स क्या है, और वो फंडामेंटल क्यों है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? कुछ चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना काम नहीं करेगा कोई भी चीज। सो किस तरीके से वो फंडामेंटल है? फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से लॉज हैं, कौन से रूल्स हैं जिससे सोसाइटी गवर्न हो पाएगी। हो सकता है कोई जने को एक्स रूल सही लग रहा हो, कोई जने को वाई रूल सही लग रहा हो, तो तुम भैया डिसाइड कैसे करोगे कि किसके लिए कौन सा रूल है? भाई इसमें तो दंगे हो जाएंगे। कल को तुमने रूल क्या ला दिया कि मेकअप करके निकलना घर से बाहर कंपलसरी है, मान लो। अब कुछ लड़के लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद है, कुछ लड़के लड़कियों को मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, उनके बीच में तो डिस्प्यूट हो जाएंगे, उनके बीच में तो लड़ाइयाँ हो जाएगी। तो डिसाइड कहाँ से हो कि क्या रूल सही है और क्या रूल गलत है? तो इसका आंसर ये है कि आप सोसाइटी को स्टडी करो। आप ये देखो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की क्या वहां पे डिमांड है। मेजॉरिटी के पीपल का ये मतलब नहीं है कि आप माइनॉरिटी को भूल जाओगे। इसका क्या मतलब है कि आपको सारी चीजों को क्या करना है, प्रॉपरली स्टडी करना है कि इस समय किस चीज की कितनी बेस्ट रिक्वायरमेंट है। अब प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है कि डिसाइड कौन करेगा ये सारी चीजें? मान लो ठीक है, हमारी सोसाइटी में अभी किसी एक रूल की जरूरत हो रही है, तो ये रूल डिसाइड करेगा तो कौन करेगा? तो अगर हम बात करें एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहाँ पे राजा का राज चलता है, जहाँ पे मोनार्कीज होती है, तो वहाँ पे मोनार्क डिसाइड करेगा। कुछ होते हैं जैसे सोवियत यूनियन जैसे, जहाँ पे सिंगल पार्टी रूल में होते हैं, तो सिंगल पार्टी डिसाइड करती है। फिर आते हैं हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जहाँ पे लोगों का राज चलता है, जहाँ पे पब्लिक का रूल चलता है। वहां पर चीजें कौन डिसाइड करती है? वहां पे चीजें पब्लिक डिसाइड करती है। तो पब्लिक क्या अकेले डिसाइड कर लेगी? मान लो कल को मैं ऐसे ही चार लौंडो लपाड़ों के साथ मैं बैठ जाऊं और डिसाइड कर लूं कि हाँ जी मुझे ये रूल चाहिए, तो क्या वो सही हो जाएगा? क्या यहीं तक सारी चीजें सीमित है? तो आंसर है नहीं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वोटिंग के जरिए, डायरेक्ट वोटिंग के जरिए अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? लॉ मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे आपने अपने एरिया के एमएलएज एमपीज को वोट दिया होगा, तो वो क्या है? वो आपके एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो वो रिप्रेजेंटेटिव अब क्या करेंगे? आपके बदले डिसीजन लेंगे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है वो लॉज डिसाइड करती है। पार्लियामेंट में कौन आते हैं? एमएलएज आ जाते हैं, एमपीज आ जाते हैं, और भी बहुत सारी टर्म्स जो होती हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही आती है, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो अभी के लिए हमें क्या देखना है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी लॉज एंड पॉलिसीज। अब एक पर्टिकुलर मैनर में वो डिसाइड करती है। सो आप कह सकते हैं कि जो सेकंड फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्या है कि स्पेसिफाई करे वो कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग की सोसाइटी में वो किसके पास है और किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। अब देखिए बड़े कार्टून बड़ा प्यारा सा है। ये देखिए, ये फटे हाल वाले लोग हैं, इन्होंने यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी, बट ये बुरी तरीके से फेल हो गए थे, ये अटेम्प्ट फेल हो गया था। तो कार्टूनिस्ट ने बनाने की कोशिश करी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये सच में ऐसा होता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओ और फेल हो जाए? बेटा बहुत मेजर चांसेस होते हैं, बहुत मेजर चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 4 जन के लिए रूल नहीं बना रहे हो, आप पूरे कंट्री के लिए रूल बना रहे हो। आप एक फैमिली में ही रूल बना के देखो ना। आपके अगर 5-6 जन भी है फैमिली में, एक रूल बना दो आप कोई सा भी कि हाँ जी चप्पल आपको घर के बाहर खोलनी है, उन 4 में ही विद्रोह हो जाएगा कि ऐसे कैसे तुमने ये रूल बना दिया, जबकि रूल अच्छा है। ये घर भैया साफ सुथरा घर रहेगा, और अगर घर पूरा साफ सुथरा है तो पैर भी साफ सुथरे ही रहेंगे, गंदे नहीं होंगे। बट वहीं पे ही तबाही मच जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको वो काम करना है कि आपको बहुत सारे जन के लिए काम करना है। तो ये चीज तो बड़ी भारी भयंकर हो जाती थी।
अब लिमिटेशंस क्या है पावर टू गवर्नमेंट में कि आपने ठीक है, आपने एक एमएलए एमपी चुन लिया, बाद में आपको पता चला वो तो नालायक है, यानी कि वो तो गलत आदमी है और आपने गलत आदमी को वोट देके क्या कर दिया, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा दिया। कल को वो ऐसा डिसीजन ले ले, ऐसा रूल बना दे जो कि सिर्फ किसी एक चीज को फेवर कर रहा है। मान लो कल को वो रूल बना दे कि यहाँ से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो है वो पानी नहीं पी सकते, अब आप क्या करोगे? विल यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट? आप क्या कुछ कर पाओगे? तो क्या चीज है कि ये भी तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। ये देखिए यहाँ पे एक चीज है कि पहले तो आपने मॉन्स्टर क्रिएट किया, फिर आप बाद में टेंशन में आ रहे हो कि ये मॉन्स्टर कहीं आपको ही खा ना जाए। तो ये चीज गवर्नमेंट के उसमें भी तो आ सकती है। तो यहीं से अराइज होता है थर्ड फंक्शन गवर्नमेंट का, कि जो टू सेट सम लिमिट्स ऑन अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज टू इट्स सिटीजन, these limits are fundamental in sense of government may never trespass them। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिसाइड कर दिया कि हाँ ठीक है, वो लोग रूल बना तो सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशन सेट कर दी कि आप इन फंडामेंटल राइट्स को उनसे नहीं छीन सकते हैं, या ये जो सिटीजन्स के राइट्स हैं आप इनको आगे नहीं कर सकते। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, तो कोई भी ये रूल पास कर ही नहीं सकता कि फलाना लोग वहाँ उस कुएं से पानी नहीं पियेंगे, दैट विल बी अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी। तो ऐसे बड़े सारे केसेस होते रहते हैं। अभी आप ये देखिए लास्ट ईयर सबरीमाला केस इंसिडेंट हुआ था, अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लिमिट कर दिया पावर ऑफ गवर्नमेंट को बहुत सारी वेज में, कि किस तरीके से वो काम करें कि लोगों के जो राइट्स हैं ना वो वायलेट ना हो। मतलब किस तरीके से बेसिक लिबर्टीज सबको प्रोवाइड कराई गई है, हर सिटीजन को वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हो जो आप चाहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बकवास करते फिरो। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आप सोच सकते हो, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जो होप्स हैं, एस्पायरेशंस हैं या गोल्स हैं सोसाइटी के, वो क्या कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया था किस तरीके से कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना उस तक और गवर्नमेंट पावर तक लिमिट कर दिया था। लेकिन जो अब नए कॉन्स्टिट्यूशंस बने, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो उन्होंने सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात नहीं करी थी, उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें भी देखी थी कि किस तरीके से जो सोसाइटी के गोल्स हैं, सोसाइटी के एस्पायरेशन है, उसको हमें स्टडी करना है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनोवेटिव था इस रिस्पेक्ट में, उन्होंने सब चीज़ों को क्या करा, प्रॉपरली स्टडी करने का कोशिश किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कैसी सोसाइटी चाहता है जो टोटली फ्री हो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा है, हमेशा से रहा है। और वो हम क्या चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हमारी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनेबल किया है नेसेसरी स्टेप्स लेने का कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जो है ना, वहाँ पे भी बहुत डीप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहा है। जो तो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेबल करता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रंग रूप में भेदभाव करने को दूर किया जा सके। अब ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नेहरू जी हैं और ये दो ग्रुप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो लोग थे, जो जिन्हें चूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उनके भी तो अपने अपने विचार थे ना, तो उनकी भी तो लड़ाइयाँ हो जाती थी ना। जैसे ये देखिए, ये ग्रुप कह रहा है वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए, ये ग्रुप कह रहा है जनगण मन होना चाहिए, और नेहरू जी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच में बैंड बाजा क्यों ले रखा है? क्योंकि भैया जब शोर होता है ना तो नॉर्मल शोर नहीं होता, ऐसा लगता कि बैंड बाजा टाइप ही बज रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली आती है। अब देखिए, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने ध्यान रखा है कि ईच इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में, वो उसको एक मिनिमल डिग्निटी दी जाए, एक सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाए और एक पर्टिकुलर एजुकेशन दी जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है पॉजिटिव वेलफेयर मेजर लेने का, किसके लिए? लोगों के लिए, जो कि लीगली इन्फोर्सिबल होंगे। अब जो प्रोविजंस हैं ये किसमें? हमारे प्रियम्बल में है। प्रियम्बल क्या होता है? लाइक बेसिक आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। सब कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल होता है और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाए।
अब व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? जो हमारे बेसिक राइट्स है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। बस हाँ, कुछ सिचुएशन में वो हमसे छीने जा सकते हैं, वो अलग एक्सेप्शंस हैं। अब डीपीएसपी क्या होता है कि स्टेट को लोगों के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें लोगों को गवर्न किस टाइप से करना चाहिए, ये सबके भी पूरे रूल्स हैं। तो यहाँ से राइज होता है फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहता है कि इट एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी की एस्पायरेशंस को पूरा किया जाए, और कंडीशन क्या क्रिएट किया जाए कि एक जस्ट, एक फेयर सोसाइटी जो है वो बनाई जाए। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करी है, लेकिन आपके वो गोल्स पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या ये सही है? जैसे ये देखिए, ये लेडी है जो पर्दे से झांक रही है, शायद वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, बट आज भी इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है, बट उनको अलाउ ही नहीं होता है। सो ये प्रॉब्लम्स आज भी हम फेस कर रहे हैं। सो हमें पढ़ लिख के इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। अब इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजंस थे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, कंट्रोलिंग पावर्स नहीं है, लोगों को संभालने की पावर है। जैसे पुलिस है, ठीक, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बट वो पावर क्यों दी गई है? पब्लिक सेफ्टी के लिए। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने भी कोशिश करी है कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या जिम्मेदारी ली है कि जो गरीब बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। अब कंसेप्ट आता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, कि लोगों की जो फंडामेंटल, जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या है। अब देखिए, सबकी अपनी एक बेसिक आइडेंटिटी होती है, बट एक कंट्री की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या चाहना है कि जो बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स हों, वो क्या बताएं कि किसी को गवर्न कैसे करना है। और गवर्न आप क्या करोगे? कलेक्टिव आइडेंटिटी में करोगे। इंडिया में तो अगर आप बात करो, 130 करोड़ जन है, एक एक जन के हिसाब से चले फिर तो हो गया काम। तो उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई है लोगों की, जिसके हिसाब से वो चीज़ों को गवर्न कर पाएंगे। सो जो बेसिक नॉर्म्स है सोसाइटी के, वो क्या कहते हैं? बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सेट करेगा? एक ऑथोरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन मे और मे नॉट डू। ऑथोरिटेटिव क्या होता है कि समटाइम्स आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, प्यार से बता रहे हो, बट ऑथोरिटेटिव आपने कमांड कर दिया है, आपने बता दिया है कि ये सारी चीजें ऐसे ही होनी है, और जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो कभी भी ट्रेसपास नहीं होगी। एक्सेप्शंस हटा दीजिए आप इसमें से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक हमें मॉरल आइडेंटिटी भी देती है कि हमको ये काम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। जैसे कुछ चीज़ें हमें सिखाया जाता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो शुड कह रहे हैं। कल को आपने नहीं करी तो ठीक है, आप मोरली बुरे हो, बट आपने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया होगा, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बट कोई चीज़ है कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, दैट वी शुड नॉट मर्डर एनीवन, आपको किसी को जान से नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वी हैव नॉट टू मर्डर एनीवन। तो दैट इज ऑथोरिटेटिव कि ये काम करना ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही ऐसी चीजें हमको बताई गई है। अब पहले क्या होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक इन द सेंस, लोगों के पास बेसिक राइट्स हैं, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिससे पूरी की पूरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब अगर हम बात करें जर्मन आइडेंटिटी की, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जर्मन आइडेंटिटी वहाँ पे एथनिसिटी से बनता है, कि वहाँ पे जो लोग हैं किस रेस के हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे तो आप ये देखो, घर में ही 4 जन है तो चारों ही अलग अलग दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेम दिखते हैं। तो घर में ही जब चारों जन अलग अलग दिखते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि पूरा जो इंडिया है वो सेम दिखेगा? अब चाइना तो है नहीं, हम तो इंडिया है। सो दैट इज द मेजर रीजन कि हम एथनिसिटी के हिसाब से डिवाइड नहीं हुए। अब देखिए, जो इराकी कॉन्स्टिट्यूशन है, सद्दाम हुसैन के बाद जब बना था, तो काफ़ी ज़्यादा उस पे दंगे हुए थे। क्यों दंगे हुए थे? क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था कुछ खास था नहीं लोगों के लिए। सुन्नीस कुछ कह रहे थे, जो शीट्स थे वो कुछ और कह रहे थे। तो सद्दाम हुसैन के बाद इराक का सत्यानाश तो हो ही गया था। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रिलेशनशिप क्या कंस्टिट्यूट करेगी? नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री की। ये सिंपल सेम सिमिलर वही सारी चीज़ें हैं। सो अब
अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है। हमने फंक्शंस तो देख लिया, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास कुछ पावर भी होते हैं? कुछ क्या बेटा, बहुत सारी पावर होती है। उससे जाने के लिए 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कितना इफेक्टिव है, कितना सही है, कितना जस्ट है, ये सारी चीज़ें भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो कुछ कंट्रीज में जैसे हमने देखा एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जो इंडिया है, या इंडिया के अंदर एक पूरी बुक बनी हुई है, बहुत ही भारी भरकम बुक है। कुछ जगह सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, उनका ऐसा नहीं है कि वन सिंगल डॉक्यूमेंट है, इसके लिए बहुत सारे कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम बनते हुए चले जाते हैं। तो जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म से हो सकता है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमें लिख के बता सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का, बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे तो हमने कोशिश करी है बनाने की। आप अगर कोई भी चेंजेस चाहते हैं इसके अंदर हो तो आप हमें लिख सकते हैं। आपके सारे विचारों को बहुत तहे दिल से स्वागत किया जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो वो हम सबकी ग्रोथ के लिए ही होंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। सो आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी आप हमसे शेयर करिए, हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।